हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले ऑर्गेनिक वर्ड क्या है, ऑर्गेनिक वर्ड कहाँ से आया है। तो जो ऑर्गेनिक वर्ड जो है, ऑर्गेनिक वर्ड ड्राइव फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से ड्राइव किया गया है ऑर्गेनिक वर्ड, बिकॉज इन वेरी बिगिनिंग इट वाज कंसिडर्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म। मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिक वर्ड को ऑर्गेनिज्म से ड्राइव किया गया है, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था, ऐसा कंसिडर्ड किया जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे केवल लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन किया जा सकता है। उसी के रिगार्डिंग एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था। तो अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इनसाइड लेबोरेटरी। मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसे हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सम मिस्टीरियस फोर्स और वाइटल फोर्स responsible for synthesis which operate only inside organism or living thing, because some mysterious force, कुछ mysterious force और vital force जो कि responsible होता है synthesis के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ जो only organism और living thing के अंदर ही operate होता है। ऐसा वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग था जो बर्जीलियस ने दिया था। बाद में फिर वोलर ने सबसे पहले क्या किया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था एक अमोनियम साइनेट, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का सिंथेसिस किया था और उस जो वाइटल फोर्स थ्योरी था उसको गलत साबित किया था। और उन्होंने सबसे पहले अमोनियम साइनेट से यूरिया का सिंथेसिस किया था जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ था इसके बीच। बाद में फिर अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग कंपाउंड जो है लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया। तो जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुआ था, यूरिया था। बाद में फिर कोल्बे ने एसिटिक एसिड का सिंथेसिस किया, फिर बर्थलोट ने मीथेन का सिंथेसिस किया था। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनीशन देखते हैं। तो जो ओल्ड डेफिनीशन है वो वही जो वाइटल फोर्स थ्योरी है उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है, ओल्ड डेफिनीशन। तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका ओल्ड डेफिनीशन है, स्टडी ऑफ दैट कंपाउंड विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, जो कि ऐसे कंपाउंड का स्टडी जो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड किया गया हो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ये तो हो गया ओल्ड डेफिनीशन। इसका जो न्यू डेफिनीशन दिया गया है वो है कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। मतलब जो हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन का जो डेरिवेटिव्स है उसके स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ये हो गया इसका नया डेफिनीशन, न्यू डेफिनीशन। अब ये देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है क्या। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऐसा कंपाउंड जो केवल ओनली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हो उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे CH4 हो गया, मीथेन, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। उसके बाद इथेन हो गया, इसमें भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। उसके बाद इथीन हो गया, इसमें भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। उसके बाद बेंजीन हो गया। तो ये सब जितने भी कंपाउंड हैं इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट। इसमें जो अदर एलिमेंट भी होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा सम अदर एलिमेंट भी होना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, etc। से एग्जाम्पल में एसिटिक एसिड हो गया। तो एसिटिक एसिड में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, अदर एलिमेंट भी है। उसी तरीके से
इथाइल अमाइन हो गया। तो इसमें भी कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गया। अब एक क्वेश्चन है, वाई कार्बन फॉर्म वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो कार्बन है वो वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनाता है? तो कार्बन के पास ये 4 प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। तो यही चारों प्रॉपर्टी है, एक कैटिनेशन हो गया, टेट्रावैलेंट हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया एंड एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो एक एक करके चारों प्रॉपर्टी देखते हैं। कैटिनेशन होता क्या है? तो कैटिनेशन जो है वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ कार्बन चेन। तो जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है कार्बन का, आपस में जुड़ने का जो प्रॉपर्टी होता है जिससे आपस में जुड़ के वेरियस टाइप ऑफ कार्बन चेन बनाता है, जैसे नॉर्मल प्रोपेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया, उसके बाद नॉर्मल पेंटेन है तो नॉर्मल पेंटेन हो गया, उसके बाद आइसोपेंटेन है। कैटिनेशन की वजह से ही जो उस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन एटम कैन फॉर्म ओपन और क्लोज चेन, ओपन और क्लोज चेन भी कंपाउंड भी बनाता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। अब दूसरा प्रॉपर्टी है कि टेट्रावैलेंट। तो कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है, जिसकी वजह से 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो ये भी एक इसका प्रॉपर्टी हो गया जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी है टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। तो कार्बन अगर चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होता है, वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है वहीं पे डिटेल में। यहाँ तो सिर्फ यही देखना है कि सिर्फ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ काम आता है, तो उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट किया जाता है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। उसके बाद जो चौथा प्रॉपर्टी है एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बनाने का एबिलिटी होता है, जैसे सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन। तो अब देखते हैं कि जो कार्बन का जो बॉन्ड बनाने का एबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, कौन कौन सा बॉन्ड बना सकता है। तो जो पहला पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा, तो 4 सिंगल बॉन्ड में 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 पाई बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। अब जो दूसरा पॉसिबिलिटी है कि एक डबल बॉन्ड बना रहा है और 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो एक डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड हो जाएगा और बाकी 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, शेप हो गया प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि कार्बन 2 डबल बॉन्ड बनाए। अगर 2 डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 पाई बॉन्ड हो गया। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, शेप होता है लीनियर और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अब फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए और एक सिंगल बॉन्ड बनाए, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 पाई बॉन्ड हो गया। इसमें भी 2 सिग्मा 2 पाई। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp और शेप हो गया लीनियर और बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्टार एटम। स्टार एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और इस मॉलिक्यूल में कितना टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गया 13। इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो पाई बॉन्ड हो जाएगा 0। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा इस कार्बन का? इस कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? स्टार एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, एक मैंने बना दिया है, बाकी आप लोग बनाइएगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें है आइडेंटिफाई प्लेनर एंड नॉन प्लेनर और लीनियर। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है कि जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है क्या लीनियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हम इस तरीके से देखेंगे, दोनों कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो दोनों कार्बन, ये वाला कार्बन जो इसमें कितना है, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 1 पाई बॉन्ड बना रहा है। ये वाला कार्बन भी 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड बना रहा है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। तो शेप हो जाएगा क्या? प्लेनर। उसी तरीके से हर एक मॉलिक्यूल में हर एक कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखेंगे। अगर सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है, जैसे sp2 है आ रहा है, तो प्लेनर होगा। नहीं तो अगर एक भी कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा तो वो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा। उसी तरीके से ये सब क्वेश्चंस हैं जिन्हें करना है। अब एक मॉलिक्यूल है एलिन। एलिन में क्या है कि इस कार्बन का जो इसमें 3 कार्बन है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। ये वाला कार्बन भी इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन भी 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड बना रहा है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अगर देखें तो ये प्लेनर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होता है। ये इसे याद रखना है, क्योंकि जब भी लगातार कार्बन कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड आए तो उस केस में उसका मॉलिक्यूल जो होता है नॉन प्लेनर होता है। इसे याद रखना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब वो देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे C4H10 है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएगा इसमें 14, क्योंकि 4 कार्बन है 10 हाइड्रोजन है तो 14 टोटल नंबर ऑफ एटम हो गया। एंड टाइप्स ऑफ एटम कितना हो गया? 2, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है सिर्फ इसमें तो 2 तरीके का एटम हो गया। उसके बाद C4H10 है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और टाइप ऑफ एटम कितना हो जाएगा? इसमें भी सिर्फ 2 ही तरह का एटम है, एक तो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो 2 तरीके का एटम। तो नंबर एंड टाइप ऑफ एटम हो गया। उसी तरीके से C2H6O है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 है और एक ऑक्सीजन है। तो 2 ये हो गया, 6 ये हो गया और एक ये हो गया। तो 6, 6 और 2 8 और 1 9, टोटल नंबर ऑफ एटम 9 हो गया और टाइप्स ऑफ एटम 3 हो गया, क्योंकि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें
नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम बताता है, किसी भी मॉलिक्यूल में कितना है। उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला आया, सेकेंड हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला के रूप में भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है नंबर, टाइप्स ऑफ एटम एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। जो कि स्ट्रक्चरल फार्मूला गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर, टाइप्स ऑफ एटम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कि नंबर और टाइप्स ऑफ एटम तो बताता ही है, साथ में स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल भी बताता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे एग्जांपल में ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें अगर हम देखें तो ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो इसमें तो एक हम नंबर ऑफ एटम्स पता कर सकते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसमें, तो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गया। उसी तरीके से हाइड्रोजन इसमें कितना है, तो 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन ये है 6 7 8 9 और 10, टोटल हाइड्रोजन इसमें 10 हो गया। अब टाइप्स और टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 14, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमको पता चल गया। अब इसमें टाइप्स ऑफ एटम पता करना है तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है, तो इसमें 2 तरीके का एटम हो गया। अब बाकी जो स्ट्रक्चर इसमें तो बना ही हुआ है, तो स्ट्रक्चर के बारे में पता चल ही रहा है। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसी तरीके से ये सब भी है, इसमें भी वही है, स्ट्रक्चर दिया ही हुआ है और तो उससे हम नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। उस तरीके से जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो नंबर ऑफ एटम बताता है, टाइप ऑफ एटम बताता है एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है। उसके बाद जो थर्ड हो गया कंडेंस्ड फार्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कंडेंस्ड फार्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं। तो जो कंडेंस्ड फार्मूला होता है, इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला। जो स्ट्रक्चरल फार्मूला का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है कंडेंस्ड फार्मूला, इन विच बॉन्ड बिटवीन एटम नॉट गिवन। मतलब कि जो एटम के बीच का जो बॉन्ड है वो नहीं दिया रहता है, नॉट गिवन। जैसे एग्जांपल हो गया, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CH2 एंड CH3, इसको हमको कंडेंस्ड फार्मूला के रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसके बीच में जो ये बॉन्ड दिया हुआ है इसको हटा देंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और CH3। ये हो गया इसका कंडेंस्ड फार्मूला। इसमें बॉन्ड कहीं नहीं दिख रहा है, इसको हम इस तरीके से भी एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको और हम कंडेंस कर सकते हैं। जैसे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 का होल ट्वाइस और CH3। इसको हम और कंडेंस करेंगे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे इसको हम जब भी बीच में CH2 पे होल ट्वाइस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो CH2 तो एक होगा ही, उसके बाद 2 CH2, इससे मतलब कि CH3 के बाद क्या है, 2 CH2 है। ये जो जब भी ब्रैकेट में लिखा होता है, इसका मतलब कि उसके लेफ्ट साइड में जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद अगला मॉलिक्यूल देखते हैं, तो जो अगला मॉलिक्यूल है ये है, इसको हमको कंडेंस्ड करना है, तो किस तरीके से कंडेंस्ड करेंगे, CH3 हो गया, CH हो गया, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे CH होल CH, इस तरीके से नहीं, CH3 हो गया, उसके बाद CH हो गया, CH लिख दिए, उसके बाद CH3 लिखेंगे, उसके बाद CH3। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो CH है इसमें ये CH3 जुड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड वाला ये कार्बन है, इसमें CH3 जुड़ा हुआ है। जब भी इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा होता है, इसका मतलब उसके जो लेफ्ट साइड में जो कार्बन है उससे ये मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें सिर्फ एक ही CH3 है ब्रैकेट में, इसका मतलब है कि इस कार्बन पे सिर्फ एक CH3 ही जुड़ा हुआ है। इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे CH है और उसको हम क्या लिख सकते हैं,
CH3 होल थ्राइस, मतलब कि जो CH है इस पे 3 CH3 जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पे जो CH है उस पे 1 2 3 CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो कंडेंस्ड फार्मूला है कभी कभी दे देता है IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए, तो जब भी कंडेंस्ड फार्मूला देगा तो उसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, तो उससे आसान हो जाता है। उसके बाद ये है अगला एग्जांपल है, तो इसको हम कंडेंस्ड फार्मूला लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। CH2, बस बॉन्ड हटा देना है और कुछ नहीं करना है, CH2 और CH3, ये हो गया। अब जब भी कंडेंस्ड फार्मूला दिया हुआ रहेगा और उसको अगर हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखना है, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चल रहा है कि इसमें कितना सिंगल बॉन्ड है कितना डबल बॉन्ड है, तो जब भी कंडेंस्ड फार्मूला दिया हुआ रहेगा तो उसमें हर एक कार्बन का हम वैलेंसी चेक करेंगे कि सबका वैलेंसी 4 है कि नहीं। अगर जैसे यहाँ पे इस कार्बन पे अगर हम देखें तो इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 1 कार्बन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सिर्फ 3 ही वैलेंसी यूटिलाइज है, 1 वैलेंसी बचा हुआ है। इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे। इस तरीके से हमको अगर इसको एक्सपेंड करना होगा तो इस फार्मूला को इसमें लिखना होगा इस तरीके से। तो हम वैलेंसी चेक करेंगे हर कार्बन का, अगर वैलेंसी कम आ रहा है इसका मतलब क्या है कि बीच में डबल बॉन्ड हो, तो उस तरीके से हमको पता करना पड़ेगा वैलेंसी चेक करके। उसके बाद अगला एग्जांपल है, इसमें भी उसी तरीके से लिखना है। CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड है तो इसको एक्सपेंड हम करेंगे। जब भी इसको एक्सपेंड करेंगे तो वैलेंसी चेक करेंगे, तो उससे पता चल जाएगा हमको कि कहाँ डबल बॉन्ड होगा और कहाँ सिंगल बॉन्ड होगा। जहाँ भी अगर कम वैलेंसी दिख रहा है कार्बन का, इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इस कार्बन का वैलेंसी देखते हैं, इस कार्बन का, तो ये कार्बन पे 1 हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन इधर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो हाइड्रोजन हुआ, तो 1 2 3 ही वैलेंसी हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इधर डबल बॉन्ड आएगा। इस तरीके से हम वैलेंसी देखकर बता सकते हैं कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा। उसी तरीके से बाकी भी हम इसको भी लिख सकते हैं। CH3 CH2 OH, इसको कंडेंस करना चाहे तो इस तरीके से कंडेंस कर सकते हैं। तो ये हो गया कंडेंस्ड फार्मूला, जो कि स्ट्रक्चरल फार्मूला का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है, जिसमें एटम के बीच में बॉन्ड नहीं दिया रहता है। अगला जो रिप्रेजेंटेशन है वो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसमें हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय जिगजैग लाइन। इसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिगजैग लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें इन विच जो एज एंड टर्मिनल, जो एज होता है और जो टर्मिनल होता है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। इसको याद रखना है, हमेशा जो एज और टर्मिनल होगा वो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। और जब भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिया रहता है, कार्बन और हाइड्रोजन नॉट गिवन। इफ अदर एटम और ग्रुप प्रेजेंट देन मस्ट बी गिवन। इसमें क्या होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिया रहता है, अगर दूसरा एटम और ग्रुप अगर उस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा तो वो जरूर दिया रहेगा, मस्ट बी गिवन। तो अगर सिंगल बॉन्ड दिया रहेगा तो अगर सिंगल बॉन्ड को 1 लाइन से रिप्रेजेंट किया रहेगा, डबल बॉन्ड है तो उसको 2 लाइन से रिप्रेजेंट किया रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ रहे। जैसे एक एग्जांपल है, तो इसमें हम कैसे इसको बना सकते हैं, जैसे
अब बोल रहा है कि एज और टर्मिनल पे कार्बन होगा, तो ये क्या है, टर्मिनल, ये हो गया एज, ये भी एज हो गया और ये हो गया टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या है, टर्मिनल, तो एक कार्बन हो गया। उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एक सिंगल बॉन्ड बना दिए। उसके बाद एज आ रहा है, तो वहाँ पे भी एक कार्बन हो गया। उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड बना दिए। उसके बाद एज आ रहा है, तो एक और कार्बन लिख दिए। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बना दिए। उसके बाद टर्मिनल आ रहा है, तो एक और कार्बन, एज और टर्मिनल पे कार्बन लिख दिए। अब इसके वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम इस पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे। जैसे ही कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका वैलेंसी एक ही यूटिलाइज है, तो 3 वैलेंसी बचा हुआ है, तो इसमें हम 3 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। इस तरीके से ये कार्बन है, तो ये कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड बना चुका है, तो दो वैलेंसी बचा, तो यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। उसी तरीके से ये कार्बन का भी 2 वैलेंसी यूटिलाइज है, दो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो 2 वैलेंसी बचा, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। उस तरीके से इस कार्बन पे सिर्फ इसका एक ही वैलेंसी यूटिलाइज है, 3 वैलेंसी बचा हुआ है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में यहाँ क्या है, टर्मिनल है, फिर एज है, फिर एज है, उसके बाद टर्मिनल है, तो और यहाँ पे भी टर्मिनल है। तो ये जो टर्मिनल के हिसाब से हम कार्बन को लिख देते हैं। तो पहले क्या है, टर्मिनल, तो कार्बन लिखते हैं। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। उसके बाद फिर एज है, तो फिर कार्बन लिख दिए। उसके बाद ये जो एज वाला कार्बन है, एज से क्या है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं। उसके बाद फिर टर्मिनल है, तो यहाँ पे कार्बन लिख दिए। उसके बाद फिर ये जो डबल बॉन्ड के एज के बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। उसके बाद एज है, तो फिर कार्बन लिख दिए। उसके बाद सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो सिंगल बॉन्ड बना दिए। उसके बाद फिर टर्मिनल है, तो एक और कार्बन ऐड कर दिए। अब वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो ये कार्बन है, एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो 3 वैलेंसी बचा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ये कार्बन है, तो ये तो चारों वैलेंसी इसका यूटिलाइज्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड इधर बना रहा है, एक डबल बॉन्ड, तो इसमें एक भी वैलेंसी खाली नहीं है, तो इसमें एक भी हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा। और जो ये वाला कार्बन है, इसमें ये तो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका 2 वैलेंसी बचा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। उसी तरीके से जो ये वाला कार्बन है, ये तो 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें 2 वैलेंसी खाली है, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। उसी तरीके से ये कार्बन जो है टर्मिनल, इसमें सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3 वैलेंसी खाली है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। अब अगला देखते हैं। तो अगला जो मॉलिक्यूल है, ये हो गया टर्मिनल, फिर एज हो गया, फिर एज हो गया। अब यहाँ पे जो टर्मिनल पे तो एज जुड़ा हुआ है, इस टर्मिनल पे जब भी कोई टर्मिनल पे अगर कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, तब हम उस पर कार्बन लिखेंगे। अगर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वहाँ कार्बन नहीं लिखना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो यहाँ टर्मिनल है शुरू में, तो इसमें हम कार्बन लिखते हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड। उसके बाद फिर एज आ रहा है, तो कार्बन लिख दिए। फिर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड। उसके बाद फिर एज है, तो कार्बन लिख दिए। फिर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड। उसके बाद फिर OH जुड़ा हुआ है। अब वैलेंसी के अकॉर्डिंग इसमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो ये डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो 2 वैलेंसी खाली है, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। ये 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा था, एक ही वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, तो ये हो गया। उसके बाद अगला एग्जाम्पल ये है। तो इसमें तो टर्मिनल नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है, एज है। यहाँ भी एज है, 4 एज ही है सिर्फ, तो 4 कार्बन लिखते हैं, जिसे यहाँ वाला कार्बन है। इसके बाद सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। फिर एज है, तो कार्बन बना दिए। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड बना दिए। उसके बाद फिर एज है, तो कार्बन हो गया। उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड बना दिए। उसके बाद एज है, तो कार्बन बना दिए। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड बना दिए, यहाँ कार्बन हुआ। अब वैलेंसी के अकॉर्डिंग कार्बन ऐड करेंगे, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, 2 वैलेंसी खाली है। उस तरीके से इसमें भी 2 ऐड हो जाएगा सब में, क्योंकि सब में 2 वैलेंसी खाली है। तो इस तरीके से हो गया। अब अगला जो एग्जाम्पल है, ये भी उसी तरीके से बनाना है। अब ये सब भी उसी तरीके से बनाना है। अब ये वाला हो गया, इसको देखते हैं।
यहाँ पे क्या है, दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, तो दो कार्बन हमने लिख दिए। बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे। 3 बॉन्ड बना रहा है, एक वैलेंसी खाली है, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया दोनों तरफ। उसी तरीके से यहाँ है, टर्मिनल है, और यहाँ पे क्या है, तो एज ही मान के चलते हैं इसको, क्योंकि टर्मिनल तो है नहीं। सपोज जब भी ऐसा हो डायरेक्ट, मतलब एज तो दिख नहीं रहा है इसमें, लेकिन स्ट्रेट लाइन में है, इसका मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है इसमें 4 कार्बन होगा, यहीं तक ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब इधर भी एक कार्बन, इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी एक कार्बन होगा। ये तो टर्मिनल हो गया 2, तो यहाँ कार्बन लिख दिए। उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बना दिए। उसके बाद फिर कार्बन होगा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, उसके बाद फिर टर्मिनल है, तो एक कार्बन हो जाएगा। इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, एक ही वैलेंसी यूज्ड है, 3 को खाली है तो 3 को हाइड्रोजन जोड़ दिया। इसमें तो चारों यूटिलाइज है, इसमें भी चारों यूटिलाइज है, इसमें तो चारों यूटिलाइज है, इसमें भी 4 यूटिलाइज है, इसमें सिर्फ एक ही यूटिलाइज है, तो 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। इस तरीके से अगला एग्जाम्पल है, तो इसमें 2 टर्मिनल है, तो एक कार्बन, फिर बीच में डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन ऐड कर दिए। तो इस तरीके से जब भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखेगा तो उसको इस तरीके से हम लिख के उसका नोमेनक्लेचर अगर करना हो या फिर जो कुछ भी करना हो वो कर सकते हैं। तो ये हो गया।